हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, उनमें से एक अधिकार आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने बात करी थी कि हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से ग्रहण किए हैं, ठीक है। उनमें से हमने बाकी के और मौलिक अधिकार पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का जो अनुच्छेद है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए, जो एग्जाम होती है, छोटी से लेकर बड़ी स्तर की जो भी एग्जाम होती है, उसमें ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार का या शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बतलाया गया है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो हमें क्या करना है, 23 से 24 अनुच्छेद, ओनली दो अनुच्छेद के अंदर 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन मॉडरेट करके आए तो वो ये आ सकता है, अनुच्छेद 23 और 24 जो अनुच्छेद है उसका जो वर्णन है, ठीक है, वो किससे संबंधित है। अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, ठीक है। या फिर ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में जो हमें पहले जो 7 मौलिक कर्तव्य थे, मौलिक अधिकार, और अब 6 मौलिक अधिकार है, 7वां हटा दिया है संपत्ति के अधिकार को। तो इनमें से 6 जो मौलिक अधिकार है, इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है जो नहीं दिया गया है, 6 में से नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आ सकता है, समानता का अधिकार भी आता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी आ सकता है, या फिर कोई एक अलग अधिकार बता दिया जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 में से 3 तो जो मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं वो बता दिया जाएगा, और एक अधिकार कोई अलग से दे दिया जाएगा। ऐसे भी थोड़े से स्तर प्रकार से मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें मौलिक अधिकार जो 6 है वो कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, चलते अपने वीडियो के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा वॉच करिए और अच्छे से देखिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के अंदर क्या बतलाया गया है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। देखिए, मैं जो भी आपके लिए कंटेंट लेके आया हूं ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं में से प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, इनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। आपके जो भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहती है या रिटन एग्जाम रहती है, वो इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इनको, और अच्छे से समझ के चलना है। ये जो भी मैं आपके लिए इतना आज जो पढ़ाऊंगा, बाल श्रम किशोर निषेध एक्ट 1986, यहाँ तक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये इतना ही पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये है कि देखिए, कम पढ़िए, ठीक है, कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए। क्योंकि मैं एक बार में आपको 3 से 4 पेज लिखवा दूं या 2 पेज लिखवा दूं तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप एक दिन का इतना भी पढ़ के चलते हो और अच्छे से पढ़ के चलते हो, रात के टाइम इनका मनन करते हो या फिर चलते फिरते इनका मनन करते हो कि आज संडे में क्या पढ़ा है, उसका मनन करे, उसको आप बार बार पढ़ो, और फिर जैसे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाए उसके बाद आप एमसीक्यू लगाओ, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा यही मानना है कि कम से कम पुस्तक पढ़े और कम से कम टॉपिक पढ़े, लेकिन उसको अच्छे से पढ़े और उसका अच्छे से रिवीजन करे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा और बार बार इसका रिवीजन करिएगा, और 2 से 4 दिन में अपने वीडियो आते रहेंगे। हो सके तो मैं डेली भी अपने वीडियो अपलोड करता रहूंगा। मेरा 20 से 21 में से किसी में एक में भी आरएस मेंस का एग्जाम है, उससे मैं एक बार फ्री हो जाऊं, उसके बाद डेली आपको वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। मैंने आपको बता रखा है कि भारतीय संविधान में
जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है, जो एक मौलिक अधिकार है, जो जनता को प्रदान किए गए हैं संविधान द्वारा, वो किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 23 और 24। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा सकता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 का जो संबंध है वह किस मौलिक अधिकार से है? स्वतंत्रता का अधिकार से है, समानता के अधिकार से है, या शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो आपको क्या करना है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध है। तो ये किस तरह से प्रश्न बनता है मैंने वो आपको बतला दिया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 23। लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले मुझे ये बताइए, ये शोषण का अर्थ होता क्या है? शोषण का अर्थ होता क्या है? देखिए बताइए, आप सोचिए कि शोषण का अर्थ होता क्या है। देखिए शोषण का अर्थ ये होता है कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हो जहां से आपको इनकम प्राप्त हो रही है, या फिर आप किसी भी प्रैक्टिकली कहीं भी आप काम कर रहे हो जहां से आपको तनख्वाह भी प्राप्त नहीं हो रही है, इनकम भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो पहले तो मैं बताता हूँ जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, इनकम प्राप्त हो रही है। देखिए आप किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, उसमें एक टर्म और कंडीशन रहती है कि आप इतने से इतने बजे तक आओगे, इतने बजे आपका भोजन करने का टाइम रहेगा, लंच का टाइम रहेगा। तो जैसे ही आपको मान लो 9 से 5 बजे तक आपको काम करवाने के लिए बता रखा है, तो आपको 9 से 5 बजे तक काम कराने के बाद भी 2 घंटे एक्स्ट्रा रोके जाके और आपको काम करवाया जा रहा है, और उसका आपको कुछ पैसा भी नहीं दिया जा रहा, ठीक है? तो वो होता है शोषण। वो एक तरीके से आपका शोषण हो रहा है, ठीक है? या लंच का टाइम 2 बजे का है, तो 2 बजे आपका लंच टाइम नहीं करा के आपको खाना ही नहीं दिया जा रहा, खाना ही नहीं खिलाया जा रहा, तो वो भी एक तरीके से आपका शोषण हो रहा है। देखो एक छुपा हुआ शोषण भी होता है। छुपा हुआ शोषण कैसे? जैसे मान लो कोई इंसान एक सीधा इंसान होता है, ठीक है, बहुत भोला आदमी होता है, वो ये सोचता है कि सामने वाला आदमी अपनी अपन को कुछ समझता है, इसलिए आपको उसको कुछ काम बता रहा है अच्छे से करने के लिए, लेकिन वो असल में उसको काम नहीं बता रहा, असल में उसको वो अपना काम ले रहा है। कैसे? जैसे मान लो कोई सीधा सा इंसान है, उसको कोई काम बता दिया गया है कि यार तू मेरा ये काम कर दे, ठीक है, हालांकि वो काम किसी दूसरे का था, लेकिन जो एक बेचारा सीधा इंसान है जो इस बात को नहीं समझ सकता, ठीक है, उसमें जो इतना विवेक नहीं है कि ये आदमी मुझे काम में ले रहा है गलत तरीके से, तो उस बंदे से गलत तरीके से काम कराया जाता है, ठीक है। जो उसका काम नहीं होता वो काम भी उसके ऊपर थोपा जाता है, तो वो भी एक तरीके से उसका शोषण हो रहा है। तो इस तरह से शोषण कहा जाता है, शोषण इसको बोला जाता है। एक शोषण थोड़ा सा इस प्रकार का भी होता है कि आपको कहीं भी ले जाके आपके काम करवाया जा रहा है, आपको उसका पैसा नहीं दिया जा रहा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इस प्रकार का भी शोषण किया जाता है, तो इसको भी शोषण कहते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपका जो मौलिक अधिकार है उसका हनन करना ही आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो एक तरीके से आपका शोषण होगा। मौलिक अधिकार कैसे? आपको जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है, काम करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। इन जिसमें भी आपसे कमी की जाएगी, इस जिसमें भी आपको इनमें से कमी करा के और आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाएगा, उसको एक तरीके से शोषण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हम इसको शोषण को समझ सकते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 23, पहला है अनुच्छेद 23। इसमें क्या लिख रखा है? मानव के व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध। पहले तो हम इसमें बात करेंगे मानव के व्यापार का मतलब। देखिए जैसे किसी वस्तु की खरीद और बिक्री होती है, जैसे आप किसी सामान को खरीदते हो और बेचते हो, वैसे ही मानव का खरीदना और बेचना भी किया जाता है इस व्यापार में। अब मानव में क्या आएगा? छोटे बच्चे भी आएंगे, बच्चियां भी आएंगी, ठीक है, और महिला और पुरुष सब आते हैं, जो भी किसी दूसरे के लाभ के पर्पज से उनको काम में लिया जाता है। इसमें यह होता है कि आपने एक मूवी देखी होगी विद्युत जामवाल की, ठीक है, उसमें यह है कि उसकी जो पत्नी थी वो एयरपोर्ट पे जाती है, एयरपोर्ट पे से उसको किडनैप कर लिया जाता है और किसी देश में उसको रख लिया जाता है, मतलब किसी देश में उसको ले जाया जाता है। क्यों? उसका यौन शोषण करने के लिए, क्योंकि वहां पे एक ऐसी जगह होती है जहां पे महिलाओं को जबरदस्ती किसी दूसरे देश से अगवा कर लिया जाता है और वहां पे उनको एक तरीके से पैसे से, मतलब उनका वैसा एक शोषण किया जाता है।
आप समझ रहे होंगे, उनका देह शोषण किया जाता है एक तरीके से। तो इस तरह का भी मानव का शोषण होता है, मानव का व्यापार होता है, ठीक है। और देखिए, आप जो भी ये मानव का व्यापार या मानव का जो भी शोषण आप पढ़ रहे हो, तो इसको आप डेली के प्रैक्टिकल के रूटीन में भी आप इसे दे सकते हो। जैसे आप किसी मूवी को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ऐसा कोई किडनैप हो रहा है और किसी इंसान को कहीं पे ले जाया जा रहा है, जबरदस्ती उसका शोषण हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है, उसका मानव अंग का व्यापार किया जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हो, आप ये रियलाइज कर सकते हो कि उन सर ने इस अनुच्छेद को, पर्टिकुलरली अनुच्छेद 23 के द्वारा ये बताया गया था कि मानव का दुर्व्यवहार या मानव का व्यापार ही इस शोषण के तहत आता है। तो ये अनुच्छेद 23 है। उसके बाद आता है बलाश्रम का प्रतिषेध। बलाश्रम का प्रतिषेध, देखिए बलाश्रम का मतलब क्या होता है, मैं इस शब्द की बात कर रहा हूं। देखिए बलाश्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई इंसान है, कोई बड़ा व्यापारी है, कोई बड़ा क्रिमिनल है, कोई बड़ा ऐसा इंसान है जो गलत कार्य करता है, गलत चीजों की खरीद और बिक्री करता है, तो वो क्या करेगा, वो खुद तो उस काम में संलिप्त नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, किसी दूसरे इंसान से वो काम करवाएगा, ताकि पुलिस अगर उसे पकड़ भी ले तो पकड़ाने में कौन आएगा, वो दूसरा आदमी आएगा, जबकि उसकी मर्जी नहीं है वो काम करने की, मर्जी तो उस बड़े इंसान की है जो उससे काम करवाना चाह रहा है। लेकिन कभी पुलिस या किसी भी कानूनी हिरासत में अगर आ जाए तो उस बड़े इंसान का तो नाम नहीं आएगा, वो जो बेचारा उस काम को कर रहा है जिसकी उसकी खुद की मर्जी नहीं है, वो उस चीज में पकड़ा में आएगा और उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और उसका काम भी पूरा हो जाएगा जो उससे काम करवा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जो मान लो अफीम, चरस, गांजा इनकी तस्करी करता हो, तो वो क्या करेगा, खुद तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचा पाएगा, तो वो क्या करेगा, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बैग में उस अफीम गांजा को रख देंगे और उनको एक जगह से दूसरे जगह उनको भेज देंगे। तो क्या है, पुलिस रहती है या फिर कोई कानून, मतलब जो उनकी सुरक्षा करते हैं, कानून की रखवाली करते हैं, वो क्या करेंगे, बच्चों पे तो शक करेंगे नहीं, तो वो उनको जाने देंगे, ठीक है। तो जैसे ही जाने देंगे तो वो किसी दूसरी जगह जाके वो चरस, गांजा, अफीम जो भी वो अपने बैग में रख के लाए हैं, जो किसी दूसरे इंसान ने उनके बैग में रखा है, ठीक है, जो मैन उसका अपराधी है, उसको उस जगह दियाएंगे, उसका काम भी हो जाएगा और बच्चे भी पकड़ाई में नहीं आएंगे। और अगर मान लो कभी पकड़ाई में भी आ जाएंगे तो वो जो आदमी था जिसने उनके बच्चों के बैग में चरस, गांजे कुछ रखे थे, ठीक है, तो उनका नाम तो आएगा नहीं और वो बच्चे पकड़ा में आएंगे और बच्चे का फिर आप जानते हो आगे क्या प्रोसेस होता है। तो बलाश्रम का मतलब होता है कि कोई इंसान खुद काम नहीं करके, खुद प्रत्यक्ष रूप से किसी काम में ना आकर किसी दूसरे से अपना काम निकलवाता है, उसे कहते हैं बलाश्रम का प्रतिषेध, जिसमें उस दूसरे इंसान की मर्जी नहीं चलती कार्य करने के लिए, वो तो नहीं चाहता कार्य करना, लेकिन किसी आर्थिक मजबूरी, किसी मजबूरी की वजह से उसको ये काम करना पड़ता है। देखिए मैंने बताया था मानव का खरीदना और बेचना आता है, हम बात कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की, उसमें भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि किस किस तरीके से शोषण होता है, ठीक है। मानव का खरीदना बेचना बताया दिया। बंधुआ मजदूरी क्या होता है, बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी इंसान को पैसे की जरूरत है, वो किसी सेठ या महाजन के पास जाता है और वहां पे जाके वो कुछ 50,000, 40,000, 1 लाख रुपए उनसे उधार मांगता है, ठीक है, पैसे लेता है। अब पैसा लेने के बाद वो सेठ या महाजन क्या करेगा, उसको ऐसे कहेगा कि तू इस पैसे के बदले मेरे घर पे काम कर, ठीक है, तू जो है पैसे ले रहा है इसके बदले में तू मेरे घर पे काम कर, तो वो उसके घर पे नौकर के जैसे काम करता रहेगा। तो ये हो गया बंधुआ मजदूरी, ठीक है। बेगार प्रथा क्या होती है, बेगार प्रथा का मतलब होता है कि किसी इंसान को काम करना है और वो किसी संपन्न घर के अंदर जाता है और वो अपने काम मांगता है, तो संपन्न घर के लोग क्या करते हैं, जो थोड़े दबंग टाइप के रहते हैं, वो ये काम करेंगे, उससे काम तो सारा निकलवा लेंगे, अपने घर का सारा काम करवा लेंगे, लेकिन उसको मेहनताना नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो एक तरीके से वो क्या हुई, बेगारी प्रथा। सागड़ी प्रथा का मतलब क्या होता है, सागड़ी प्रथा का मतलब होता है, सागड़ी प्रथा भी सेम बेकार प्रथा और बंधुआ मजदूरी की जैसे ही आती है। सागड़ी प्रथा इसमें ही होता है कि
जो भी आदमी जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है और उसको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वही वो संपन्न इंसान के घर जाता है, ठीक है, वो उनसे कुछ पैसे उधार लेता है। और जो आदमी उधार लेके जाता है वो क्या करता है, अपने परिवार के एक या दो सदस्य को उस संपन्न आदमी जिससे उसने पैसे लिए हैं उनके घर पे वो काम करने के लिए रख देता है कि यार मैंने पैसे उधार लिए हैं इस फलाना शहर से, तो वो अपने घर में किसी से भी कह देता है कि भाई मैंने इस फलाना शहर से पैसे उधार लिए हैं, तो आप उनके घर जाके काम करिएगा। तो एक तरीके से इसे बोलते हैं सागड़ी प्रथा, ठीक है, काम के बदले में अपने घर के किसी सदस्य को दूसरे के घर में भेज के काम करवाना, यह है हाली प्रथा। हाली प्रथा का मतलब क्या होता है, पुश्तैनी मजदूरी। जैसे किसी बड़े सेठ महाजनों के कोई मजदूर कार्य कर रहे हैं और वो कार्य कैसे कर रहे हैं, पुश्तैनी, मतलब उनके घर में उनके माँ बाप भी काम करें, उनके दादा दादी भी काम करें, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में उनके जो पुश्तैनी रिवाज चलती आ रही है ना काम करने की, फिर उसके थोड़े बच्चे भी काम करेंगे, फिर बच्चे के बच्चे भी उसी घर में काम करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में काम करना, मतलब पुश्तैनी मजदूरी करना, उसको कहते हैं हाली प्रथा। चाकर प्रथा। चाकर प्रथा का मतलब होता है कि किसी संपन्न घर में, देखिए ये जो चार मैं बता रहा हूं ना, ये चारों सेमी सिमिलर ही है, बस थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। चाकर प्रथा का क्या होता है अर्थ, किसी बड़े घर में किसी भी नौकर को अपने घर पे काम करवाने के लिए रखना, उसे कहते हैं चाकर प्रथा। देखिए अनुच्छेद 23(2), देखिए अनुच्छेद 23 सब क्लोज 2 का अर्थ यह होता है कि यह संविधान में बाद में जोड़ा गया है, इसलिए सब क्लोज 2 आएगा, ठीक है। इसमें यह आएगा कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधोरेखित कर सकता है। अब देखिए राज्य शब्द बोला मैंने भी ये बोला है कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधोरेखित कर सकता है, मतलब अनिवार्य रूप से जनता से या लोगों से कार्य करवा सकता है, अधोरेखित मतलब कार्य उसके ऊपर डाल सकता है, उससे कार्य करवा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि राज्य का मतलब होता क्या है। ठीक है, राज्य शब्द का मतलब होता है, राज्य शब्द में क्या क्या आएगा, संसद आएगी, राज्य का विधानमंडल आएगा, ठीक है, नगर पालिका आएगी, पंचायत समिति आएगी, या फिर ऐसी एक इकाई आएगी जो राज्य के अधीन ना हो, ठीक है, राज्य के अधीन कार्य नहीं करती हो, कोई प्राइवेट सेक्टर मान लो जो राज्य से सीधा पोषित ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं राज्य। तो सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, राज्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है लोगों पे, तथा धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता एवं दंड स्वरूप सश्रम करवा सकता है। देखो इसमें क्या लिख रखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अब इसमें आप देखिए लिंग शब्द नहीं आया, तो लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे मान लो राज्य के शब्द में कौन कौन से आएंगे, ये मैंने बता दिया आपको, राज्य के शब्द में कौन कौन सी बातें आएगी, कौन कौन से चीज आएगी, मैंने बता दिया, संसद आएगा, विधानमंडल आएगा, नगर पालिका आएगी, पंचायत समिति आएगी, और राज्य के अंदर स्थापित ऐसी इकाई जो राज्य के द्वारा सीधा लाभ प्राप्त नहीं करती हो या फिर एक प्राइवेट संस्था आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं राज्य। तो ये लोगों से जो अनिवार्य रूप से सेवा अधोरेखित करवाएगी, तो वो धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर पाएगी, लेकिन वो लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकती है। जैसे मान लो कि कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर है फिर या सरकार है जो आपको अनिवार्य रूप से, मान लो एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे सड़क की सफाई करवा रही है कि एक जरूरी है कि आपको सफाई करना है आपको, ठीक है, तो उसमें महिला पुरुष सब भागीदारी रहेंगे, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कार्य जो महिला उस कार्य को नहीं कर सकती, ठीक है, तो उस जगह वो क्या करेगा, पुरुष को पहला तवज्जो देगा कि तुम इस कार्य को करो और महिला को नहीं कहेगा। तो एक तरीके से ये लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। दंड स्वरूप सश्रम करवा सकता है। दंड स्वरूप सश्रम कैसे, कोई इंसान ने अपराध कर दिया है और वो जेल में सजा काट रहा है,
तो सीधी तो रोटी उसको मिलेगी नहीं, तो उससे क्या करेगा कराया जाएगा, पहाड़ को खुदवाया जाएगा, किसी खड्डे को खुदवाया जाएगा, या फिर वहां की सफाई कराई जाएगी। तो एक तरह से दंड स्वरूप सहश्रम भी करवाया जा सकता है। अब आइए अनुच्छेद 24, बाल श्रम का प्रतिषेध। भारतीय संविधान हमें अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध का भी अधिकार देता है। बालकों के कुछ अधिकार है, बालकों को कोई गलत तरीके से काम ना ले, बालकों को कोई कल कारखानों में या फिर कोई संकट में उद्योगों में ना लगाए, उसके भी बालकों के कुछ अधिकार दे रखे हैं। ये संविधान हमें अधिकार प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिख रखा है 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों खानों या संकट में उद्योगों में काम नहीं करवा सकते। ठीक है, मतलब 14 वर्ष से कम के जो भी बालक है ना, उनको कल कारखानों में या किसी बड़े कारखाने में या संकट में उद्योगों में उससे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और इसमें लिख रखा है कि बाल श्रम प्रतिषेध एक्ट 1986, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बाल श्रम प्रतिषेध एक्ट 1986, ठीक है, या फिर यहां से पूछा जा सकता है कि बाल श्रम प्रतिषेध एक्ट कब का है, 1986 का। इसमें जो नया संशोधन हुआ था वो संशोधन था 2016 का। ठीक है, और 2016 का संशोधन करके ये कर दिया गया है कि बाल श्रम एवं किशोर निषेध एक्ट 1986। ठीक है, तो इसमें क्या था, बाल श्रम का प्रतिषेध में बाल श्रम प्रतिषेध एक्ट 1986 और बाल श्रम एवं किशोर निषेध एक्ट 1986, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो बाल श्रम प्रतिषेध एक्ट 1986 था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, उसको संकट में उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता, इसमें यह था। ठीक है, जबकि बाल श्रम एवं किशोर निषेध एक्ट 1986 में क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है 14 वर्ष से कम के बच्चे, उनको संकट में उद्योगों ही नहीं, किसी भी तरीके से उनको काम में नहीं लिया जा सकता। पहले तो यह था कि संकट में उद्योगों में काम नहीं करवाया जा सकता, लेकिन जो बाल श्रम एवं किशोर निषेध एक्ट 1986 है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संकट में उद्योग ही नहीं, उनको किसी भी जगह पे काम नहीं करवाया जा सकता, न किसी होटल में काम कराया जा सकता, न किसी चाय की थड़ी पे काम कराया जा सकता, न किसी घर में उनको काम करवाया जा सकता 14 से कम उम्र के बच्चों को। किशोर शब्द यहाँ पे क्यों आया, किशोर शब्द इसमें इसलिए आया कि किशोर जो है उसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। इनके लिए प्रावधान किया गया है कि 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको जो भी संकट में उद्योग है उनमें काम नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, बालकों के लिए तो क्या है, बालकों के लिए 14 वर्ष से कम के बालकों के लिए तो क्या है कि पहले तो यह था संकट में उद्योगों में काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन 2016 के संशोधन में क्या कर दिया गया, संकट में उद्योग नहीं, किसी भी तरीके का किसी भी तरीके का आप काम नहीं करवा सकते 14 वर्ष से छोटे बच्चों को। और 14 से 18 वर्ष के जो किशोर है, उनसे आप किसी भी कठिन या संकट में उद्योग में आप काम नहीं करवा सकते, बाकी और चल सकता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको एक नाम याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी। इनको नोबेल मिला था 2014 में, किस काम के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन करा था इन्होंने। ठीक है, एक बचपन बचाओ आंदोलन पुस्तक थी इनकी। ठीक है, उसमें इन्होंने, कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल जीता था 2014 का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल किस वर्ष मिला था, 2014 में। ठीक है, या फिर बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, कैलाश सत्यार्थी से। तो फ्रेंड्स, ये थे आज अपने टॉपिक। मैं मानता हूं कि आपको कम से कम पढ़े, ठीक है, और अच्छा पढ़े, इस तरह से पढ़े कि आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहे। ठीक है, हम चाहे तो एक दिन में 2 से 3 पेज भी करवा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आज आपको अनुच्छेद 23 और 24, जो शोषण के विरुद्ध का अधिकार के अंतर्गत ये 2 अनुच्छेद आते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपको ऐसी कोई फालतू चीज भी नहीं बताई जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू में नहीं आएगी। आप देख लेना, आपके पर्सन इन्हीं में से ही बनेंगे। ठीक है, और इनमें भी कुछ अपडेटेशन आता है तो मैं इसका आपका करेक्शन करवा दूंगा आपको, और इसके बारे में बता दिया जाएगा। और आप इनको याद करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।